डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल किस तरह से एटम की स्ट्रक्चर को बयान करता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट विथ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो सबसे पहले इस मॉडल के लिए आप याद रखेंगे, जो सबसे पहले पॉइंट है दैट इज़ दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो आप याद रखिएगा इसको, इट इज़ बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये आप याद रखिएगा। और एक और चीज़, जो इस बोहर्स जो एटॉमिक मॉडल है, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन पोस्टुलेट्स। और वो पोस्टुलेट्स क्या है वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। और सबसे पहले जो पहला जो पोस्टुलेट है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का, दैट इज़ जो भी एटम है, एटम इट कंसिस्ट्स ऑफ ए न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये जो एटम है इट कंसिस्ट्स ऑफ ए न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ्स। इन सर्कुलर पाथ्स को नाम दिया गया है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। दे वर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो सबसे जो पहला पोस्टुलेट है दैट इज एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए न्यूक्लियस एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ्स एंड दो सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, तो पहला पोस्टुलेट हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, an atom consists of a nucleus and around the nucleus electrons are revolving in circular paths called ऑर्बिट्स, जिनका नाम ऑर्बिट्स दिया गया। जो सर्कुलर पाथ से अराउंड द न्यूक्लियस, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, उन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स का नाम दिया गया है। नाउ एक और पोस्टुलेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बना लिया और अब इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हम सर्कुलर पाथ्स बना रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, अगर हम इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स बनाना चाहेंगे तो मैं सर्कुलर पाथ यहाँ पर भी बना सकता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ भी। तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ। तो एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे फिर इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल होनी चाहिए। मगर ये कहा गया कि हम न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल है, मगर इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में नहीं घूमता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन उन ही ऑर्बिट्स में घूमता है, रिवॉल्व करता है, जहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल आप समझो
ये भी एक ऑर्बिट पॉसिबल है, मगर इसमें इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। तो इसी तरह से अगर ये भी एक ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, तो इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। अब आप समझो कि ये एक ऑर्बिट पॉसिबल है कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब ये ऑर्बिट अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है। तो इसी तरह से जो ये ऑर्बिट है ये पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसी तरह से इसमें नहीं अब इसमें कांस्टेंट रहती है। और इसी तरह से और भी जो ऑर्बिट्स इस और इसके दरमियान पॉसिबल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, अब इसमें कांस्टेंट रहती है। तो हम इस तरह से कहेंगे दो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस, infinite number of orbits are possible around the nucleus, but electron is revolving only in those orbits where its energy remains constant। जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जैसे कि मैंने इसको दिखाया। आप हम ये मान के चलेंगे आप इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो ये ऑर्बिट पॉसिबल होगा फिर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसी तरह से मैंने एक और को ये एक ऑर्बिट मैंने दिखाया, ये दूसरा और ये तीसरा, दो इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, मगर अगर हम ये मान लें कि इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए यही ऑर्बिट्स वहाँ पे पॉसिबल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो जो दूसरा पॉस्टुलेट है वो अब इस तरह से है, दो इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग इन ऑल द ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ओनली इन दोज ऑर्बिट्स where its energy remains constant। तो ये मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे, दो infinite number of orbits are possible around the nucleus but electron is revolving only in those orbits where energy of electron remains constant। उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एंड दैट इज़ द रीज़न। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, तो अगर ये इसमें घूम रहा है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, इसमें डिफरेंट एनर्जी होगी, मगर जब तक ये इसी ऑर्बिट में घूमता होगा तब तक इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो as long as electron is revolving in a particular orbit its energy remains constant। ये एनर्जी अपनी न ये एनर्जी इमिट कर रहा है और न ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो यही वजह है इन ऑर्बिट्स को एक और नाम से भी हम जानते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स, स्टेशनरी। और स्टेशनरी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व होना स्टॉप हुआ है, बल्कि स्टेशनरी का यहाँ पे मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा जो दूसरा पॉस्टुलेट है, इसी के साथ हम लिखेंगे इट शुड बी, ये दूसरे पॉस्टुलेट के साथ ही मैं लिख रहा हूँ, इट शुड बी नोटेड orbits in which electron is revolving, it should be noted orbits in which electron is revolving, they are also called stationary
स्टेशनरी स्टेट्स, उनको हम स्टेशनरी स्टेट्स का भी नाम देते हैं, और इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, एनर्जी और एनर्जी लेवल्स। तो ये दूसरा पोस्टुलेट था। और इसी पोस्टुलेट के, ये जो पोस्टुलेट सेकंड है, इसके कुछ हम कहेंगे सब पोस्टुलेट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब तक हमने ये अब जान लिया है एज पर द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस बोर्स थ्योरी इज कंसर्न्ड कि सबसे पहले एक एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ्स, और इन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट्स का नाम देते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स का भी नाम देते हैं, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। और इनफैक्ट जो ऑर्बिट फर्स्ट है इसके लिए हम n का वैल्यू 1 रखते हैं, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड के लेवल, के एनर्जी लेवल, के एनर्जी लेवल। तो इसी तरह से जो ये है इसके लिए ऑर्बिट सेकंड n इज इक्वल टू, इट इज़ आल्सो कॉल्ड L एनर्जी लेवल। तो इसी तरह से n के लिए 3, दैट इज कॉल्ड M एनर्जी लेवल, एंड सो ऑन। नाउ अब ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फर्स्ट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन ऑर्बिट फर्स्ट, तो इसकी क्या एनर्जी होगी, या इसी तरह से अगर ऑर्बिट सेकंड में इसकी क्या एनर्जी होगी, तो वो भी हम निकालते हैं बाय यूजिंग दिस बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स जो एटॉमिक थ्योरी है, इनफैक्ट इस थ्योरी को हम इस्तेमाल करके हम ये एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन ऑर्बिट नंबर फर्स्ट, इसकी एनर्जी क्या होगी, अगर ऑर्बिट नंबर सेकंड में इसकी एनर्जी क्या होगी, थर्ड में इसकी क्या एनर्जी होगी। और सबसे जो अहम पॉइंट ऑफ याद रखेंगे, ये जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एटम्स, इट इज़ एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये आप नोट कीजिएगा, बोहर्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल is applicable to hydrogen and hydrogen like atoms। और हाइड्रोजन एटम तो हमें पता है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब जिन एटम्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने हाइड्रोजन के पास है। क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जिस एटम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, या जिस केमिकल स्पीशीज़ या आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम के पास इनफैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा He पॉजिटिव। He पॉजिटिव को हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक। और इसी तरह से लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम 2 हम निकालेंगे तो इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। जिस तरह से फिर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी हम कहेंगे हाइड्रोजन लाइक। तो इसी तरह से बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इनमें से हम 3 निकालेंगे, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक। इसी तरह से अगर हम बोरान को देखेंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 को निकालेंगे, सो इट इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन लाइक। सो दे आर ऑल हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़, ये आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़। और ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, इट इज़ एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए एप्लीकेबल है। नाउ अब इन्हीं स्पीशीज़ के लिए अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर फर्स्ट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिट नंबर सेकंड में घूम रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से हम निकालते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नाउ सी, अब मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे
लेट हाइड्रोजन एटम बनाया है, हाइड्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम में देखना चाहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन ऑर्बिट नंबर फर्स्ट, इसकी एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्चुअली ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर हम उसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिससे हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा जो सेकंड पोस्टुलेट का पहला सब पोस्टुलेट है, तो ये आप याद रखेंगे, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक species the energy of an electron in hydrogen and hydrogen like species in nth orbit मतलब जो भी हम ऑर्बिट फर्स्ट, सेकंड एंड सो ऑन, इन nth orbit is given by ये आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आप याद रखिएगा, दैट इज En इज इक्वल टू, इसका मतलब एनर्जी इन nth ऑर्बिट, दैट इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। इनफैक्ट ये एक्सप्रेशन मैंने हाइड्रोजन, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। तो आप याद रखिएगा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। ये जो 2 है यहाँ पे एक कांस्टेंट, पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज चार्ज, n इट इज ऑर्बिट नंबर। क्या हम ऑर्बिट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, सेकंड की या थर्ड की? इसी तरह से h इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये जो z है इट इज एटॉमिक नंबर, ये आप याद रखिएगा। तो अगर हम इन टर्म्स को, ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, 2 पाई स्क्वायर me4 h स्क्वायर, और इस को अगर हम सॉल्व करेंगे, 2 पाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज, h प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे हमें एक्चुअली ये एक्सप्रेशन मिलता है जो आप याद रखिएगा, -13.6 n स्क्वायर यहाँ पे रहा है इंटू z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना होगा, ये आप प्लीज़ याद कीजिएगा, और इसको अभी आप लिखिए, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम इसको पहले हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल करें इस एक्सप्रेशन को, अब सी देखिए आप, अगर हम इस एक्सप्रेशन को फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हाइड्रोजन एटम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि Z जो है इट इज़ एटॉमिक नंबर, तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा फिर, En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, चूँकि ये 1 का स्क्वायर आएगा, इंटू 1 का स्क्वायर, जो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हम एक एटम की बात कर रहे हैं, और ये यहाँ पे जो एनर्जी है इट इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये आप याद रखिएगा। हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी निकालते हैं, जूल्स में भी और किलो जूल्स में भी, और यहाँ पे आप याद रखिएगा ये एनर्जी यहाँ पे जो इस एक्सप्रेस को जो हमने सॉल्व किया है, तो ये वैल्यू हमें तब मिलता है जब ये एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगी। देखिए आप, अब देखिए आप, नाउ अगर, चूँकि हम अभी हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो अगर हाइड्रोजन एटम में यहाँ पे मैं हाइड्रोजन एटम बना रहा हूँ, लेट इट इज हाइड्रोजन एटम, और अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में है तो इसकी एनर्जी क्या होगी,
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर ऑर्बिट फर्स्ट। तो अगर ऑर्बिट फर्स्ट है तो एनर्जी क्या होगी, दैट मीन्स E1। तो E1 किसके बराबर होगी, -13.6 डिवाइड बाई n, मतलब ऑर्बिट नंबर क्या है, ऑर्बिट नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, n स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में ऑर्बिट नंबर फर्स्ट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे जो उसकी एनर्जी होगी दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नाउ फॉर ऑर्बिट सेकंड, अगर आप देखेंगे तो ये क्या आएगा फिर, E2 यहाँ पे En के बदले हम E2 लिखेंगे, -13.6 डिवाइड बाई ऑर्बिट सेकंड है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 1 जार 4 3 जार 12 4 4 जार -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर सेकंड में घूम रहा है, अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर सेकंड में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसी तरह से सिमिलरली अगर हम ऑर्बिट नंबर थर्ड की बात करेंगे दैट मीन्स E3, तो ये किसके बराबर आएगा, -13.6 डिवाइड बाई, चूँकि ऑर्बिट नंबर थर्ड है तो इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 1 जार 9 दैट मीन्स 4 9 5 45 1 दैट मीन्स -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में ऑर्बिट नंबर थर्ड में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए आप, अगर आप इन वैल्यूज़ को देखेंगे, ऑर्बिट नंबर 1 में जो वैल्यू है, ऑर्बिट नंबर जो सेकंड में जो वैल्यू है और ऑर्बिट नंबर थर्ड में वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यूज़ माइनस साइन में है तो माइनस में कोई वैल्यू ज़्यादा होना तो इसका मतलब ये है कि उसका वैल्यू फिर कम है, क्योंकि ये माइनस में 13.6 है और ये माइनस में 3.4 है। तो माइनस में कम होना का मतलब है कि एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे -13.6 है तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है। यहाँ पे माइनस में थोड़ा कम है तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे माइनस में इससे कम है तो इसका मतलब इससे ज़्यादा है। तो इसका यहाँ पे हम जो नटशल में ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ऑर्बिट नंबर फर्स्ट में सबसे कम एनर्जी है, ऑर्बिट नंबर सेकंड में थोड़ा उससे ज़्यादा है और ऑर्बिट नंबर थर्ड में इससे ज़्यादा है। तो हम ये यहाँ पे कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, जो ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 to 2 to 3 इसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज द इलेक्ट्रॉन goes away from nucleus, its energy increases। ये आप याद रखिएगा, जो ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी गेट्स इंक्रीज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखाया, अगर हम इसी तरह से He पॉजिटिव को भी ले लेंगे तो वहाँ पर भी ऑर्बिट नंबर फर्स्ट में सबसे कम एनर्जी होगी और जो ही हम ऑर्बिट नंबर सेकंड में जाएंगे, थर्ड में, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। नाउ सी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा। तो जो एनर्जी अब यहाँ पे हमने देखी है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन केस ऑफ अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में हमने इस तरह से लिखा En इज इक्वल टू -2π² Me4 डिवाइड बाई n² h²। चूँकि z का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे z हम नहीं लिखेंगे। तो इसको जब हमने सॉल्व किया था तो ये इस तरह से आया था, En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
मैं हाइड्रोजन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, जस्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। और अगर आप इस ये जो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है, तो अगर आप किलो जूल्स में लिखेंगे, और मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ, अगर हम 1 मोल एटम की बात करेंगे तो फिर डेफिनेटली एक एटम में ये एनर्जी है, तो 1 मोल के लिए ये एनर्जी क्या होगी, डेफिनेटली ज़्यादा। इसका मतलब हमें फिर इसको मल्टीप्लाई करना है विथ एवोगैड्रोस नंबर। तो जब आप उसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द एनर्जी एक्सप्रेशन लाइक दिस, -1312 डिवाइड बाई n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये भी एक्सप्रेशन सही है, ये आप याद रखिएगा। मगर यहाँ पे देखिएगा इट इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और यहाँ पे है किलो जूल पर मोल, ये आप याद रखिएगा, ये दो एक्सप्रेशंस। और हम इसको जूल्स में भी निकाल सकते हैं, आप इसको प्लीज अभी नोट कीजिए। और ये दो जो एक्सप्रेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, जो आप याद रखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर आप इसको जूल्स में भी निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा इसको सॉल्व करना चाहूँगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले इसको जूल्स में एक्सप्रेस करना चाहूँगा, तो हमें पहले जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान रिलेशन पता होनी चाहिए। याद रखिएगा आप, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आप याद रखिएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले ये वैल्यू यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो En आएगा फिर ये भी आप याद रखिएगा, दैट वुड बी इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 n स्क्वायर, ये फिर जूल पर एटम आएगा। तो तीनों एक्सप्रेशंस आप याद रखिएगा। अगर आप इन केस ऑफ हाइड्रोजन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू either this -2 pi square me4 divided by n square h square, या -13.6 divided by n square electron volt per atom, या -21.8 into 10⁻⁻19 divided by n square joule per atom, और या मैंने अभी लिखा कि -1312 divided by n square किलो जूल पर मोल वहाँ पे है। तो ये आप याद रखिएगा। नाउ सी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो सेकंड पोस्टुलेट का ही सब पोस्टुलेट में यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर फर्स्ट में घूम रहा है, तो उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। इसी तरह से सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो रेडियस क्या होगा इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन याद रखना होगा, वो आप याद रखेंगे, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स इज गिवन बाय, मतलब अगर यहाँ पे हम न्यूक्लियस ले लेंगे, ऑर्बिट नंबर फर्स्ट है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह से हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो वो रेडियस किसके बराबर है, दैट इज Rn, मतलब nth ऑर्बिट का रेडियस, चाहे आप ऑर्बिट फर्स्ट ले लो, सेकंड, व्हाटएवर, इट इज इक्वल टू A0 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाई z, ये आप याद रखिएगा। और जो n है आप किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, और जो z है दैट इज द एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन है, फॉर दैट हाइड्रोजन द एटॉमिक नंबर इज 1, और इसी तरह से अगर हाइड्रोजन लाइक जैसे कि He पॉजिटिव है, तो इसके लिए z जो है तो z इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आपको 2 याद यहाँ पे सबस्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस A0? A0 is in fact it is called Bohr's radius and it is equal to 52.9 पिकोमीटर। ये आप याद रखिएगा, ये वैल्यू आप याद रखिएगा। आप इसको प्लीज़ अब
नोट कीजिए। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, आप अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, सिंपल हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, तो H0 किसके बराबर है 52.9। अगर हम हाइड्रोजन में हम इस n इज इक्वल टू 1 इसकी रेडियस देखना चाहेंगे, सो n इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, z भी इसका 1 ही है। तो इसका मतलब जो रेडियस होगा ऑर्बिट फर्स्ट का इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट वुड बी 52.9 पिकोमीटर। तो इसी तरह से आप सेकंड का भी रेडियस निकाल सकते हैं, थर्ड का भी, और जिस तरह से मैंने हाइड्रोजन की बात की इसी तरह से आप हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़, तो वहाँ पे आपको z का वैल्यू अकॉर्डिंगली वहाँ पे सबस्टिट्यूट करना पड़ेगा कि z का वैल्यू 2 है, 3 है एंड सो ऑन। तो आप इसको प्लीज़ नोट कीजिए आप। इसी तरह से एक और पार्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, दैट इज़ इसी का सब पोस्टुलेट जो इसी में आता है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन ऑर्बिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो भी हम निकालते हैं बाय यूजिंग दिस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो आप याद रखिएगा, दैट इज़ v इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v नॉट इंटू z डिवाइड बाई n, एंड दिस n इज इट्स ऑर्बिट नंबर। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा z इज एटॉमिक नंबर, इट्स एटॉमिक नंबर, एंड n is equal to orbit number, it is orbit number. Now just wait. Now see, it is orbit number. तो यहाँ पे हम पहले हाइड्रोजन एटम की ही बात करेंगे, तो अकॉर्डिंगली ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, लेट इट इज हाइड्रोजन एटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है इन ऑर्बिट फर्स्ट, तो अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, इस एक्सप्रेशन को हमें इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे है v इज इक्वल टू दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो vn में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, दैट इज v0 इंटू z बाई n। देखिए आप, अब यहाँ पे जो v0 है ये आपको याद रखना है, v0 इट इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आप याद रखिएगा। और जब आपको ये वैल्यू पता होगा, अकॉर्डिंगली ये वैल्यू आप यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे और उस एटम का एटॉमिक नंबर और उसका ऑर्बिट, आप किस ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी देखना चाहेंगे, अकॉर्डिंगली यू कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करूँगा, सिंपली देखिए आप, अगर हम हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करेंगे तो हाइड्रोजन में हम चलो ऑर्बिट नंबर फर्स्ट में देखेंगे वेलोसिटी क्या होगी, n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा v0, तो इसका वैल्यू ये है, z हाइड्रोजन एटम का z जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 1, ऑर्बिट नंबर भी 1 है, 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 1। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट नंबर 1 में घूम रहा होगा, दैट वुड हैव द वेलोसिटी 2.188 इंटू 10 रेज़ पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये एक्सप्रेशन कैसे आते हैं जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं, वी कैन गेट दिस एक्सप्रेशन, तो उसके लिए हमें ये डिराइव करने होंगे, तो जो हम अलग से देखेंगे। तो यहाँ पे जो चूँकि हम यहाँ पे जनरली नीट और JEE स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये लेक्चर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट एक्सप्रेशंस कम से कम पता होनी चाहिए। तो किस तरह से आते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। देखिए आप, नो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, अगर हम दो एटम्स ले लेंगे आप, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन एटम भी ले लेंगे और हीलियम He पॉजिटिव, हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं ये मॉडल, और दोनों के लिए हम ऑर्बिट सेम रखेंगे, यहाँ पर भी n1 और यहाँ पर भी n1। तो इसका मतलब दोनों के लिए n हमने सेम रखा है। तो इसका मतलब जो z है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, देखिए आप, फिर Vn इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो इसका मतलब अगर हम सेम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम में, लेट n इज इक्वल टू यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इन दो में से इलेक्ट्रॉन
की वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे हीलियम He पॉजिटिव में। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 1 में घूम रहा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन इन ऑर्बिट फर्स्ट। ऑर्बिट को हमने सेम रखा है, तो जब हमने सेम ऑर्बिट्स में हम देखते हैं कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वेलोसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। और इससे आप इजली ये कंपेरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, या कभी इस एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम ये इजली बता सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे वेलोसिटी की बात की, हम रेडियस को कंपेयर कर सकते हैं जो हमने इससे पहले एक्सप्रेशन में देखा, या हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एनर्जी को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो आपको याद रखें। नाउ वन मोर एंड इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट, इन फैक्ट आप देखेंगे जो ये पोस्टुलेट मैं लिखने जा रहा हूँ, इसी पोस्टुलेट के बेसिस पे एक्चुअली कुछ एक्सप्रेशंस जो हमने डायरेक्ट इस्तेमाल किए हैं वो एक्सप्रेशंस हम उसी पोस्टुलेट से ऑब्टेन करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्रेशन इज दिस, कि वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कि जो एटम है, हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन ऑर्बिट्स, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम, जिन ऑर्बिट्स में जो एंगुलर मोमेंटम है, ये आप याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जहां पे उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π, या इसका इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इसका डबल 2h/2π या 3h/2π, या हम इस तरह से हम जनरल कहेंगे nh/2π। और n का वैल्यू क्या है, n = 1 2 3। और ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है इनफैक्ट बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम या होगा h/2π, 2h/2π, 3h/2π। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम है h/2π, या उस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा h/2π, या उस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा 2h/2π। मेरे कहने का मतलब है h और 2h के दरमियान, h/2π और 2h/2π के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं होंगे एक इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के लिए, ये आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम रहेगा या h/2π या इसका इंटीग्रल मल्टीपल जो हम जनरल में लिखते हैं nh/2π। और एक और चीज़ भी आप याद रखिएगा, h/2π ये मैं यहाँ पे अब रब करने जा रहा हूँ, h/2π को हम h क्रॉस भी लिखते हैं, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NH क्रॉस। h क्रॉस किसके बराबर होता है h/2π। तो हम ये कहेंगे कि वो ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो ऑर्बिट्स पॉसिबल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम रहेगा या h क्रॉस या 2h क्रॉस या 3h क्रॉस एंड सो ऑन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। और आप देखेंगे इसी पोस्टुलेट को हम यूज़ करके डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल किए हैं वो हम डिराइव करते हैं। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं ये लिखना चाहूँगा द electron is revolving
around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus in those orbits. The electron is revolving around the nucleus in those orbits, where angular momentum is nh by 2 pi, where n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. इनफैक्ट ये 1, 2, 3 एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये n जो है ये ऑर्बिट नंबर 1 है। तो इसका मतलब है अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे यहाँ पे, अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो ऑर्बिट नंबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा तो n को हम 1 वैल्यू दे देंगे, दैट इज h by 2 पाई। तो दूसरे ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा दैट वुड बी 2h by 2 पाई। तो इसी तरह से तीसरे ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा वो 3h by 2 पाई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट है जो आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है आइदर इट इज़ h by 2 पाई या 2h by 2 पाई या 3h by 2 पाई। इनके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं दे आर नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इनके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं दे आर नॉट पॉसिबल जब इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम के सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम या तो ये होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ में, या ये होगा या ये होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए लिमिटेड वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है, लिमिटेड वैल्यूज, नॉट कंटिन्यूस वैल्यूज, नॉट इन्फिनाइट वैल्यूज। जब इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल हैं तो हम ये कहते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीट वैल्यूज में पॉसिबल है। और जिस तरह से एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटाइज्ड है, इसी तरह से एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज्ड। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, बल्कि कुछ स्पेशल वैल्यूज ही पॉसिबल है। और जब इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ स्पेशल वैल्यूज ऑफ एनर्जी ही पॉसिबल है तो हम कहेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज्ड। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ याद रखिएगा, जो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज क्वांटाइज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है, ये आप याद रखिएगा। नाउ लास्ट पे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखिए आप, अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की ही बात करूँगा। इट इज़ ऑर्बिट फर्स्ट, इट इज़ ऑर्बिट सेकंड एंड इट इज़ ऑर्बिट थर्ड। और हमने ये भी देखा है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है, लेट इट इज़ E1। इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है जो हमने निकाला है फॉर हाइड्रोजन एटम, एंड इट इज़ E3। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो E1 है इट इज़ लेस दैन E2 एंड इट इज़ लेस दैन E3, ये हमें पता है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट, इस एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इसकी एनर्जी कम ज़्यादा नहीं होगी। अब ये क्यों नहीं होती है, इट इज़ एज सच, ये हमें ये कहा गया है कि ये ऐसा ही होता है। एनर्जी ये क्यों लॉस नहीं करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व भी कर रहा है और रिवॉल्व करने की वजह से एग्जैक्टली ये अपनी ये एक्सेलरेट कर रहा होगा इस ऑर्बिट में, मगर इसकी एनर्जी फिर भी कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है, ये हमें याद रखना है कि ये ऐसा ही होता है वहाँ पे। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, जब तक इस ऑर्बिट में ये घूमेगा इसकी एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी, ये एनर्जी अपनी लॉस नहीं करेगा। और इसी तरह से अगर इसमें घूम रहा है, नाउ सी, हमें पता है कि यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजना चाहेंगे तो यहाँ पे कम एनर्जी है और यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, तो इसका मतलब है हमें एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिट फर्स्ट टू ऑर्बिट नंबर सेकंड तक भेजेंगे, दैट वुड डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स। जो इन दो
एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस होगी उसी डिफरेंस के बराबर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि हम इलेक्ट्रॉन को भेज सकेंगे फ्रॉम ऑर्बिट 1 टू ऑर्बिट 2। ये हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क, या हम हीट एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं फ्रॉम ऑर्बिट 1 टू ऑर्बिट 2। इसी तरह से अगर हम ऑर्बिट 1 टू 3 भेजना चाहेंगे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ऑर्बिट नंबर 1 और 3 के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल में हम ये कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजना चाहेंगे, जहाँ पर हम भेजना चाहेंगे इसको हम जनरली लिखते हैं इट इज़ फाइनल स्टेट, और जहाँ से हम भेजना चाहेंगे इट इज़ इनिशियल स्टेट। तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी? दैट इज़ गिवन बाय डेल्टा ई। डेल्टा ई दैट वुड बी इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। देखिए आप, बड़ा सा सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आपको भेजना है दैट इज़ द फाइनल स्टेट, और जहाँ से भेजना है वो हमारे लिए है इनिशियल स्टेट, और कितनी एनर्जी डिफरेंस होगी दैट वुड बी इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। देखिए, अगर हम यहाँ पर भी निकालना चाहेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हमें अगर आपको याद होगा इस ऑर्बिट में, ऑर्बिट नंबर 1 में जो E1 एनर्जी थी दैट वाज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हमने निकाला था। और ऑर्बिट नंबर 2 की बात हम कहेंगे इट इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए आप, अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से ऑर्बिट नंबर 1 में था तो ये हमारे लिए इनिशियल स्टेट है, और अब हम इसको भेजना चाहेंगे ऑर्बिट नंबर 2 में तो ये हमारे लिए फाइनल स्टेट है। देखिए, अगर हम इसका डेल्टा ई निकालना चाहेंगे तो डेल्टा ई किसके बराबर आएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल। देखिए, ई फाइनल इज -3.4। अब ये माइनस, फार्मूला का माइनस है, माइनस ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ये आएगा। इट वुड बी इक्वल टू -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6। तो ये किसके बराबर आएगा? 6 में से हम 4 निकालेंगे दैट वुड बी 2 पॉइंट, तो 6 में से 4 2, 13 में से 3 10। तो ये अब पॉजिटिव साइन यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज दिस मच, और इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी अगर हम इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहेंगे फ्रॉम ऑर्बिट 1 टू ऑर्बिट 2 इन हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात की है। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऑर्बिट 2 में होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 2 में होगा और 2 में से ये 1 में आना चाहेगा, तो इसको अगर आप देखेंगे इसको इतनी ही एनर्जी फिर रिलीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप याद रखिए, अगर डेल्टा ई पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर ये डेल्टा ई यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये एनर्जी वहाँ से ही फिर रिलीज होगी। तो अगर आप इन्हीं वैल्यूज़ को आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप मान के चलोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऑर्बिट 2 में है और सेकंड में से ये फर्स्ट में आना चाहता है, तो आप देखेंगे कि यू विल गेट delta E minus this 10.2 electron volt per atom. That means this much of energy would get released. So this was some important points about Bohr's atomic theory. तो जो भी इसमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हमने यहाँ पे दिखाए हैं ये आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट में हम कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।